दोस्तों जीएसटी में प्रॉपर वर्किंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको देखिए सारा काम ऑनलाइन होता है, डिजिटल वे में होता है जीएसटी में। तो आपको प्रॉपर जीएसटी फॉर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कि कौन-सा फॉर्म किस काम में आता है बेसिकली। अगर मुझे जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है तो कौन-सा फॉर्म यूज़ करना है, मुझे जीएसटी से बाहर निकलना है तो कौन-सा फॉर्म यूज़ करना है, मुझे कोई शो कॉज़ नोटिस अगर डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है तो मुझे उसका रिप्लाई कौन से फॉर्म में करना है। कौन से फॉर्म्स होते हैं जो मुझे पीरियोडिक बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर अपनी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, जिसे हम जीएसटी रिटर्न्स कहते हैं। कौन से फॉर्म्स होते हैं जिन पर मुझे जीएसटी का कोई लायबिलिटी बनता है तो उसका पेमेंट करना होता है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी पेमेंट चालान्स। कौन से फॉर्म्स होते हैं जिस पर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने जाऊँगा? कौन से फॉर्म्स होते हैं जिनको हम आईटीसी के फॉर्म्स कहते हैं? कौन से फॉर्म्स होते हैं जो एक कंपोजिशन व्यापारी के लिए यूज़फुल है? कौन से फॉर्म्स होते हैं जो एक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए यूज़फुल है? कौन से फॉर्म्स होते हैं जो डिपार्टमेंट आपको इश्यू करता है कि भई आपका रजिस्ट्रेशन हमने कैंसल कर लिया या आपको अगले 30 दिनों में रजिस्टर्ड होना है, जिसे स्यू मोटो कैंसलेशन या स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। कौन से फॉर्म्स होते हैं जो आप रिफंड में इस्तेमाल करते हैं जब आप एक एक्सपोर्टर हैं या एसईजेड सप्लायर हैं या एसईजेड यूनिट्स को आपने सप्लाई की या फिर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में और आपको जीएसटी की रिफंड लेनी है, तो रिफंड के लिए कौन से फॉर्म्स आप यूज़ करेंगे? काफ़ी सारे फॉर्म्स पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा। एंड तक ज़रूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी जीएसटी की नॉलेज को आप और ज़्यादा बेहतरीन कर सकें। और रेगुलर बेसिस पे जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, टीसीएस और अकाउंटिंग से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, जो एक अकाउंटिंग से जुड़े हुए या फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, जो एक बिज़नेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं अपने चैनल पर कॉमर्स हब उदयपुर एज़ वेल एज़ नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स पर लेके आता रहता हूँ। आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिकल अगर आपको कंप्लायंसेस सीखनी है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कोर्सेज़ आपको जॉइन करना है, तो फिर आपको कॉमर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन कोर्सेज़ को बाय करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की मेरी वीडियो जीएसटी फॉर्म्स पर आधारित है। एक-एक फॉर्म्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आरईजी वाली सीरीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा कि भई आरईजी देखिए जीएसटी में आपको फॉर्म्स को समझना है, तो आपको सीरीज़ को समझना पड़ेगा कि आरईजी सीरीज़ यूज़ होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, आईटीसी सीरीज़ यूज़ होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, आरएफडी सीरीज़ यूज़ होती है रिफंड के लिए, सीएमपी आपका कंपोज़िशन व्यापारियों के लिए होता है, याद रखिएगा। तो आपको ये सीरीज़ का जब आप देखोगे ना टीआरएन ट्रांसफ़र के लिए होता है, तो बेसिकली जो सीरीज़ आप देखोगे, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि भई कौन से जो फॉर्म्स हैं, वो आपके बेसिकली किस पर्पज़ से यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले आरईजी सीरीज़ पर बात करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये सीरीज़ होती है। आप सबको इसमें कौन-कौन से फॉर्म ज़्यादा याद याद रखने हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। एक तो आपको जीएसटी आरईजी 01 का आइडिया होना चाहिए। दिस इज़ फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी पोर्टल पे जब भी आप जाएँगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आरईजी 1 फाइल करना होता है। चाहे आप कंपोज़िशन व्यापारी के रूप में रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, चाहे आप रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं या सीएमपी या एनआरटीपी के रूप में रजिस्ट्रेशन आप क्या कहते हैं सीटीपी और एनआरटीपी के रूप में रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। आरईजी रजिस्ट्रेशन आपका आरईजी 01 फॉर द न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी बनती है या फिर आप वॉलंटरी बेसिस पर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपको आरईजी 1 भरना होता है। आप में से जो लोग जानकार हैं, वो ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये फॉर्म्स हमेशा 2 पार्ट में आपको देखने को मिलता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जब आप पार्ट ए कंप्लीट करते हैं, तो आपको टीआरएन नंबर इश्यू होता है और उसी को यूज़ करके आपको पार्ट बी कंप्लीट करना होता है, आपको एआरएन मिलता है और आजकल तो जीएसटी में जो फास्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके अंतर्गत आपको विदिन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर-अंदर जीएसटी नंबर मिल जाते हैं। तो वो फास्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी गवर्नमेंट ने अभी शुरू कर दी है पिछले 1-2 महीने से। अब जीएसटी नंबर लेना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो मतलब आप ऐन मोमेंट पे रजिस्ट्रेशन लेने जा सकते हो जब आपकी लायबिलिटी बन रही है। आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता है डिपार्टमेंट। अदरवाइज़ तो क्या होता है ना जीएसटी में बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू शुरू हो चुकी है। आपकी फील्ड विजिट भी होती है जब आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते तो इट विल टेक सम टाइम बट फास्ट रजिस्ट्रेशन से हमारे लिए जीएसटी नंबर लेना बहुत ही ईज़ी हो गया है।
विद इन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर-अंदर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और प्रॉपर है तो। आरईजी 1 जब हम भरते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये एआरएन नंबर जब इश्यू होता है, तो इसे हम आरईजी 2 कहते हैं, याद रखिएगा। आरईजी 2 के बाद क्या होता है, डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को पूरा चेक करता है, वेरीफाई करता है और आपको अगर किसी तरीके का अधूरापन है उस डॉक्यूमेंट में, उस एप्लीकेशन में, तो डिपार्टमेंट आपको शो कॉज़ नोटिस इश्यू करता है फॉर द एडिशनल क्लैरिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी जाती है, तो उसके लिए आरईजी 3 इश्यू होता है। तो मतलब आपको इंतज़ार किसका करना है कि भई मैंने अप्लाई कर दिया, या तो मुझे आरईजी 3 आएगा या फिर मुझे आरईजी 6 आएगा। अगर मेरे को आरईजी 6 आए तो मतलब मिठाई बाँटो। सर मिठाई कैसे बाँटो मतलब रजिस्टर्ड हो चुके हो साहब, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आरईजी 6 और अगर नोटिस आता है तो वो आरईजी 3 आता है। नोटिस आया मतलब ये नोटिस वर्ड एक ऐसा वर्ड है लोग घबराते हैं, कि साहब नोटिस आया। ये नोटिस नहीं है, ये सिर्फ़ एक अतिरिक्त जानकारी मतलब हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में कोई अधूरी जानकारी हो और आपसे वो अधूरी जानकारी को डिपार्टमेंट उससे सहमत नहीं है, तो वो आपसे पूरी जानकारी आपसे माँग सकता है। तो आपको एक मौका देता है, एक अवसर देता है। तो आरईजी 3 एक अवसर है कि हम अपनी मिस्टेक को वापस रेक्टिफ़ाई करें और उसका रिप्लाई हमें करना होता है आरईजी 4 में। देखिए इनके टाइमिंग है हर चीज़ के, मैं बता दूँ। आरईजी 3 आ रहा है, तो देखिए डिपार्टमेंट आरईजी 1 फाइल करने के 3 दिन के अंदर-अंदर आरईजी 3 इश्यू करना उस केस में नियम अनुसार मैंडेटरी होता है। तो उसे कहते हैं हम कि भाई विदिन 3 वर्किंग डेज़ आपको नोटिस मिल सकता है। उसके 7 दिन का समय होता है आपको आरईजी 4 सबमिट करने के लिए, रिप्लाई टू दैट शो कॉज़ नोटिस। तो अगर आरईजी 3 आया तो आरईजी 4 आपको भरना ही है। अगर नहीं भरा तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आरईजी 5 आपको इश्यू हो जाएगा। तो आपको उस केस में क्या करना होता है कि देखिए शो कॉज़ नोटिस आया आरईजी 3 तो आरईजी 4 भरना। आरईजी 4 भरने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि वो सहमत हो। तो अगर वो नहीं सहमत होंगे तो आरईजी 5 इश्यू करेंगे। अदरवाइज़ अगर सहमत हैं तो आरईजी 6 होगा। तो या तो आप 1 के बाद डायरेक्ट आरईजी 6 पर आ जाओगे या फिर 1 के बाद आपको 3 और 3 के बाद 4 और 4 के बाद हो सकता है 6 मिले और हो सकता है 5 मिले। 5 मिले तो आपको नए सिरे से नई एप्लीकेशन लगानी है। 6 मिले तो मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए। अपनी ईमेल आईडी चेक करिए, कांग्रेचुलेशन का मैसेज डिपार्टमेंट द्वारा आपको डू नॉट रिप्लाई का आता है जिसमें आपका यूज़र नेम, पासवर्ड आपको दिया होता है। जीएसटी नंबर आपको दिया हुआ होता है और आप उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो आपने अपना यूज़र और अपना पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग सेट करते हुए लॉगिन करके फिर आपको यूज़र सर्विसेज में जाके अपना जो ये सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का आरईजी 006 उसको आपको डाउनलोड करना होता है। आपको किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन हार्ड कॉपी के रूप में नहीं होने वाली। मतलब आप इंतज़ार करोगे कि यार मेरे को रजिस्ट्रेशन तो मिल गया लेकिन मेरी कॉपी नहीं आई अभी तक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे घर पे नहीं आया, मेरे ऑफ़िस में नहीं आया। वो कभी नहीं आने वाला। आपको अपनी आईडी में लॉगिन करना है और वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना और अपने बिज़नेस प्लेस पे डिस्प्ले करना है। आपको मैं ये भी बता दूँ कि फॉर द नॉन डिस्प्ले डिस्प्लेइंग ऑफ जीएसटी या जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जीएसटीआईएन इन योर बिज़नेस प्रीमाइसेस पेनल्टी अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे केस ना आपको अगर रजिस्टर्ड व्यापारी हो तो आपने इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, प्रिंट करवाइए, लैमिनेशन करवाइए और उसको अपने बिज़नेस प्रीमाइसेस पर लगाइए, डिस्प्ले करिए ताकि आप नॉन कंप्लायंस में ना आए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की बात तो ठीक है, लेकिन अब व्यापारी रजिस्ट्रेशन के बाद कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि उसको बाहर भी निकलना होता है कि भई मेरे को कैंसल करवाना है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना कैंसलेशन के लिए आपको आरईजी 15 में अप्लाई करना होता है, याद रखिएगा। आरईजी 16 में आपको डिपार्टमेंट बाहर निकाल सकता है। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है टैक्स डिपार्टमेंट भी हमें कैंसल कर सकता है। जैसे हमारी कोई लायबिलिटी पेंडिंग है या हमने कोई बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड किया है, जो डिटेक्ट हो गया और हम अपनी लायबिलिटी को लंबे समय से पे नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो डिपार्टमेंट स्यू मोटो कैंसलेशन का ऑर्डर भी पास कर सकता है। स्यू मोटो वर्ड का मतलब समझिए एसयूओ एमओटीओ शू मोटो का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा एक्टिविटी नहीं की गई है, डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी कर रहा है। अब स्यू मोटो में रजिस्ट्रेशन भी दिया जा सकता है और कैंसलेशन भी दिया जा सकता है। जब टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये लगता है कि यार आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए थे और अभी तक आप हुए नहीं, तो आपको एक ऑर्डर आ सकता है स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन के लिए, याद रखिएगा। तो वो ऑर्डर के साथ आपको डिमांड भी जारी हो सकती है कि भई आप तो 20 लाख या 40 लाख क्रॉस हो चुके हैं कब के ही। आपके बैंक अकाउंट में तो 80 लाख आए हुए हैं विदिन अ ईयर। तो आपने
30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करिए, जवाब दीजिए हमें कि आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुए हैं, और ये जो ऊपर के 40 लाख का टर्नओवर आप करके बैठे हुए हैं, इसका टैक्स जमा कराइए अलोंग विद पेनल्टी। तो स्यूमोटो वर्ड आया ना, आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, वो क्या है? बुरी बात है। डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है, जबकि आपको होना चाहिए था। तो डिमांड ऑर्डर भी आने वाला है, ध्यान रखना। डिपार्टमेंट आपको बाहर निकाल रहा है, तो वो आपकी गलतियों की वजह से बाहर निकाल रहा है, तो फिर वो देखिए, स्यूमोटो कैंसलेशन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अगर किसी व्यापारी का स्यूमोटो कैंसलेशन हो गया तो आजीवन वो अपने उस पेन नंबर से कोई बिजनेस नहीं कर सकता। आजीवन वर्ड समझ रहे हो? आजीवन मतलब उसका पैन ब्लॉक हो गया है। अब वो कभी उस पैन नंबर से कोई जीएसटी नंबर नहीं ले सकता। यानी वो कभी बैंक, देखिए जीएसटी नंबर लेना तब अनिवार्य हो जाता है जब आप एक सर्टेन लिमिट या आप एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं। तो आपका पैन से जीएसटी नंबर आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका पेन ऑलरेडी डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गया डिपार्टमेंट की। सुमोटो कैंसलेशन ऑलरेडी आपका हो रखा है। तो जब तक आप अपने उस सुमोटो कैंसलेशन के रीजन को फाइंड आउट करके डिपार्टमेंट के साथ जाकर आप उस स्टेटस को खत्म नहीं करते, तब तक आपका वो पेन एक्टिव नहीं होगा। और पेन एक्टिव नहीं है मतलब आप नया जीएसटी नंबर कभी नहीं ले सकते। नया जीएसटी नंबर नहीं लेने का मतलब है आप नया बिजनेस नहीं कर सकते। नया बिजनेस नहीं करने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस आप उस लेवल तक नहीं कर सकते जब आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा मतलब आप फिर कभी बड़े लेवल पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। सो ये डेंजरस एक्टिविटी होती है सुमोटो रजिस्ट्रेशन एज वेल एज कैंसलेशन, जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए और टाइमली कंप्लायंसेस करनी चाहिए। देखिए, मेरी वीडियो में आपको मैं नॉलेज के साथ साथ एक गाइड जरूर करूंगा कि भाई जब सीख जाते हैं ना, नहीं आता है, इग्नोरेंस की वजह से कोई गलती हो गई, पेनल्टी बढ़ ली, अलग बात है कि भाई नहीं था आप समझ, लेकिन समझ रखनी है। जब आप बिजनेस करोगे तो आप अकाउंटिंग को या टैक्सेशन को दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे यार जीएसटी इनकम टैक्स मेरा सीए करता रहेगा, सारा काम उसके भरोसे डाल दिया। भाई खुद भी थोड़ा सा समझ रखो, टाइमली कंप्लायंसेस करिए ताकि आप पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस इनसे बचे और गवर्नमेंट आप आगे जाके कोई बड़ी डिमांड से बचे। तो कंप्लायंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी। बिजनेस मतलब अकाउंटिंग और टैक्सेशन का नॉलेज होना। आप भले ही कॉमर्स पढ़े हैं, सीखे हैं, नहीं सीखे हैं, मैटर नहीं करता। ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो चीजें हम लोग हमारे चैनल पे आके मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मच नीडेड है, यानी नेसेसिटी है। ये ऑप्शनल नहीं है कि आपने एक बिजनेस भी कर रहे हो और आप देखो कि मेरे को जीएसटी भी नहीं हाथ लगाना पड़े, इनकम टैक्स भी नहीं हाथ लगाना पड़े, अकाउंटिंग भी नहीं करना पड़े, तो भाई फिर आप है ना, मतलब वो बोलते ना आंख बंद करके तीर चला रहे हो। तो ये नॉलेज होना चाहिए, भले ही आप करें नहीं करें। मेरा हर बिजनेसमैन को ये है कि भाई नॉलेज होना चाहिए, करे नहीं करे, मैं किसी और से कराऊं। मेरे खुद के रिटर्न मेरा मेरा दोस्त भरता है साहब। मैं हजारों लोगों को रिटर्न फाइलिंग सिखाता हूँ। मेरा खुद का रिटर्न, मेरा काम करूं नहीं करूं, लेकिन मुझे आना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी आरईजी 17 आपको सो कॉज नोटिस भेज सकता है जब आप कैंसलेशन के लिए आवेदन करते हैं, और आपने रिप्लाई करना, और 19 में आपको कैंसलेशन ऑर्डर पास हो जाता है बेसिकली। सो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई जीएसटी में घुसना और बाहर निकलना। एक और चीज बताता हूँ कि जीएसटी में अमेंडमेंट भी होता है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन लेते वक्त जो इन्फॉर्मेशन दी, जैसे मान लो मैंने आज अपने इस बिजनेस प्रीमाइसेस के एड्रेस लगाकर रजिस्ट्रेशन लिया, कल को मैं अपना बिजनेस प्रीमाइसेस चेंज कर रहा हूँ, रेंटेड प्रीमाइसेस था, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ, तो मुझे पहले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरा एड्रेस बदलना है मुझे। डिपार्टमेंट मुझे अप्रूव करेगा तो फिर मैं मेरा एड्रेस प्रीमाइसेस बदलूंगा। तो ऐसे केस में अमेंडमेंट अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कराना है, याद रखिएगा, तो आरईजी 14 में आपको अमेंडमेंट होता है बेसिकली। तो आरईजी 14 फॉर द अमेंडमेंट रिक्वेस्ट। ऑलराइट, सो आपको ये सारे रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसलेशन और चेंज इन द लेवी, देखिए आरईजी जो सीरीज चलती है बेसिकली, ये 4 चीजों के लिए चलती है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं, कैंसलेशन से रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं, चेंज इन लेवी का मतलब है कंपोजिशन से रेगुलर में आना, रेगुलर से कंपोजिशन में जाना, इसे कहते हैं चेंज इन लेवी। तो चेंज इन लेवी, और एक होता है रिवोकेशन। तो रिवोकेशन से रिलेटेड फॉर्म्स, रिवोकेशन का मतलब है कैंसिल करवा दिया, बाद में किसी वजह से वापस से रीएक्टिवेट कराना, तो उसे कहते हैं रिवोकेशन। तो ये आरईजी सीरीज के महत्वपूर्ण फॉर्म्स है। आपको इन फॉर्म्स में से स्पेशली जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले फॉर्म्स हैं, वो है आरईजी 1 और आरईजी 6। 1 फॉर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और आरईजी 6 इज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, जब व्यापारी जीएसटी में उतर जाता है ना, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो उसको भरने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिटर्न्स। तो जीएसटीआर 1 एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिटर्न होता है किसी भी व्यापारी के लिए जिसने रेगुलर स्कीम ली हो या नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड हुआ हो, कंपोजिशन में नहीं गया हो। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 में हमें अपनी सेल दिखानी होती है, आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा, इसमें भी वापस गवर्नमेंट आपको दो ऑप्शन देता है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, क्यूआरएमपी में जा सकते हो, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, मंथली में जाना मैंडेटरी है, या 5 करोड़ से कम टर्नओवर पे भी मंथली में जा सकते हो। तो क्यूआरएमपी एक ऑप्शनल स्कीम है और आपको मंथली स्कीम में भी जा सकते हैं। तो जीएसटीआर 1 अगर आप फाइल कर रहे हो जिसमें आप अपनी सेल दिखा रहे हो, अगर आप क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हो, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे भरा जाता है। पूरा क्वार्टर यानी पूरे 3 महीने का एक क्वार्टर, जैसे अप्रैल से जून का क्वार्टर खत्म हुआ, तो मेरे को 13 जुलाई तक जीएसटीआर 1 सपोज फाइल करना है। और मंथली कंप्लायंस में हूँ तो 11 तारीख तक मुझे जीएसटीआर 1 भरना पड़ता है। तो जो हर महीना, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो मुझे 11 मार्च तक भरना है, मार्च का 11 अप्रैल तक भरना, अप्रैल का 11 मई तक भरना है, चलता रहेगा सिलसिला। और अगर आप नहीं भरते हो तो नॉन कंप्लायंस में जाओगे। नॉन कंप्लायंसेस का मतलब कई तरीके के नुकसान आपको तो उठाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सामने वाली पार्टियां जिन्होंने आपसे कोई गुड्स खरीदे हैं, उनको भी उठाने पड़ेंगे। उनको दे हैव टू लूज देयर आईटीसी। तो उनको आईटीसी नहीं मिलेगी, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपके जीएसटीआर 1 भरने से मिलने वाला है। सो देखिए, यहाँ पर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है वो खराब होगी। उन व्यापारियों के दिमाग में ये आएगा कि यार, ये तो पार्टी यार कंप्लायंट ही नहीं है यार, ये तो टाइमली रिटर्न नहीं भरती, इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ कौन बिजनेस करे? सो इन दैट केस आपको अपना बिजनेस नुकसान उठाना पड़ता है जब आप कंप्लायंट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो जीएसटीआर 1 सेल रिटर्न होता है, महत्वपूर्ण होता है। मंथली या क्वार्टरली कंप्लायंसेस में आपको ये करना होता है। जीएसटीआर 3D वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, सेम क्राइटेरिया। क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को क्वार्टरली बेसिस पे और मंथली व्यापारियों को मंथली बेसिस पे। 20 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है अगर आप मंथली में हो, क्यूआरएमपी में हो तो 25 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है, याद रखिएगा। सो इन दैट केस, सॉरी, 22 तारीख और 24 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है अगर आप मंथली में हो तो। इन इन बोथ केसेस आप याद रखिएगा, दे बोथ रिटर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आए नहीं आए ये जरूर सीखना है आपको। जीएसटीआर 1 कैसे बढ़ते हैं, 3B कैसे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो तो ठीक है, क्या क्या इसमें डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है, मेरे बिजनेस का नेचर क्या है, मेरी सप्लाई कैसी है, क्या मैं B2C सप्लायर हूँ, क्या मैं B2B सप्लायर हूँ, क्या मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, क्या मैं रिवर्स चार्ज की कोई सप्लाई करता हूँ, मतलब मेरा बिजनेस कैसा है उसके आधार पे ये रिटर्न्स में डेटा जाता है। तो दोनों रिटर्न बहुत ही मच नीडेड है, आपको आने चाहिए और ये फाइलिंग आपको आनी चाहिए। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते हैं भरोसे? कि साहब, मेरा तो वो एक बंदा है, मैंने रखा हुआ अकाउंटेंट है, वो कर रहा है काम, मेरे को क्या सीखने की जरूरत है? सोचिए वो किसी दिन छोड़ के चला गया, क्या करोगे? किसी को इमीडिएटली आपको हायर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भरेगा कौन? आपको तो आता नहीं। दूसरी बात, एक और चीज बताता हूँ कि वो बंदा आपको छोड़ के जाए नहीं जाए, वो धमकी दे रहा है कि मेरे को तो कहीं अच्छा ऑफर मिल रहा है, अब आप मेरी सैलरी डबल करो तो मैं रुकूं। अब आपके लिए वहां पर दुविधाएं बन जाती है बेसिकली। सो इन दैट केस आपको आना चाहिए और ये दोनों रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों सीख लिया तो काम हो गया, चीजें तो सब कुछ आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है जो आपको हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे करनी पड़ती है। दो और इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, 2B और 2A। 2A हालांकि हम लोग इतना कंसिडर नहीं करते हैं, 2B इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटीआर 2B हालांकि ये कोई रिटर्न नहीं है, एक आईटीसी स्टेटमेंट है। हर व्यापारी का जीएसटीआर 2B उसे ये बताता है कि उसको कितनी इनपुट क्लेम करनी है 3B में। तो 2B एक आईटीसी स्टेटमेंट है जो कि सप्लायर द्वारा भरे गए 1 का डेटा आपका आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। हालांकि इसके बीच में भी एक और कड़ी होती है, आईएमएस डैशबोर्ड। जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज, जीएसटी का प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके लिए आपको थोड़ा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्सेज या ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है। ये सारी चीजें आप, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो देखकर सीख जाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज नॉलेज होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिकल पार्ट पर आपको ये सारी चीजें आप देखते हो, बार बार देखते हो, कंटिन्यूअसली देखते हो। एक बार मैंने, मेरा सर आपका एक वीडियो देखा था मैंने जीएसटीआर 1 भरते हुए, और मैं सीख गया साहब और मैं डालने लग गया। एक वीडियो से आप कैसे सीखोगे? अरे एक वीडियो में एक तरह के क्लाइंट का एक तरह का डेटा डाला गया हो, दूसरे वीडियो में क्लाइंट बदल गया, डेटा डेटा का पैटर्न बदल गया, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रिटर्न्स प्रिपेयर होते हैं बेसिकली। सो आपको ये प्रॉपर वे में सीखने की जरूरत होती है। टू बी भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है। हालांकि टू बी हमें भरना नहीं होता है, टू बी ऑटो पॉपुलेट होता है पोर्टल पे, लेकिन टू बी के साथ टू बी को हर महीने डाउनलोड करना
और अपनी बुक्स के अंदर जो परचेज है उसके साथ मिलान करना, जिसे कहते हैं रिकंसिलेशन, वो हमारी रेगुलर एक्टिविटी होती है। जीएसटीआर टू बी वर्सेस बुक्स का रिकंसिलेशन एवरी मंथ की रेगुलर एक्टिविटी। नहीं करोगे, एनुअल कंप्लायंसेस में जाके फंस जाओगे बेसिकली। सो 9 और 9C के वक्त आपको ये दिक्कतें आ जाती है अगर आप रिकंसिलेशन नहीं करते। तो टू बी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटीआर टू ए भी इंपॉर्टेंट होता है। टू बी और टू ए में ये फर्क होता है, दोनों में एक ही चीज होती है, लेकिन टू बी और टू ए में ये होता है कि टू बी जो होता है वो एक तरह से स्टैटिक्स रिटर्न है, स्टैटिक रिटर्न है। स्टैटिक रिटर्न का मतलब होता है कि किसी महीने का टू बी जनरेट हो गया तो वो सेम ही रहने वाला, वो बदलेगा नहीं बाद में। उसी के आधार पे थ्री बी में क्लेम करते हैं हम इनपुट। तो थ्री बी फाइलिंग के लिए टू बी की नॉलेज बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो टू ए होता है ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब ये बदलता रहता है। बदलने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरी जनवरी की परचेज मुझे अभी टू बी में नजर आ रही है कि मैंने जनवरी में क्या परचेज की, और टू ए में भी नजर आ रही है, ध्यान देना। लेकिन मैंने ये देखा कि यार मेरे पास तो 70 बिल है और टू ए और टू बी में 68 ही दिख रहे हैं। तो अब मैं जनवरी के जब मैं अपना जीएसटीआर टू ए और टू बी देख रहा हूँ, उसमें 68 ही दिख रहे हैं, एक्चुअल में मेरे पास 70 है। मतलब दो पार्टियों ने अपने जीएसटीआर वन नहीं भरे या लेट भरे, जो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैंने तो अपना टू बी को ध्यान में रखते हुए थ्री बी भर दिया, 68 बिलों को के ऊपर आईटीसी क्लेम कर ली थ्री बी में। अब मेरा टू बी कभी नहीं बदलने वाला। जो जैन में जो रिपोर्टिंग हुई है वही मेरा टू बी में डेटा आया और वही मैंने थ्री बी में क्लेम किया। टू बी आपका फिक्स हो गया है, एब्सोल्यूट हो गया है। लेकिन जब वो दो पार्टियां जिन्होंने अपने जीएसटीआर वन नहीं भरे और वो अभी तक जीएसटीआर टू ए या टू बी में नहीं आए, वो आगे 2 महीने बाद जाके अपने जीएसटीआर वन में वो डेटा डालेंगे, 2 महीने पुराना। तो आपका टू ए में वो डेटा उसी महीने में जाके जुड़ जाएगा। यानी अब जनवरी, 2 महीने बाद जब मैं जनवरी का टू ए देख रहा हूँ तो उसमें 70 ही बिल नजर आ रहे हैं कि वो दो बिल जो लेट रिपोर्ट किए गए थे सप्लायर द्वारा वो भी टू ए में नजर आ रहे हैं, टू बी में नजर नहीं आते। टू बी में वो उसी महीने में नजर आएंगे जिस महीने में रिपोर्ट किए गए। तो टू बी एक ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक आईटीसी स्टेटमेंट है जिसके आधार पे हम थ्री बी में क्लेम करते हैं। टू ए डायनेमिक है। टू ए में एंट्रियां हमेशा मंथ वाइज नजर आती है, तो वो महीने का डेटा उसी महीने में जाके जुड़ने वाला, भले उसको 5 महीने बाद रिपोर्ट किया गया हो। तो इस वजह से टू ए एक्यूरेट आपकी परचेज दिखाता है, जबकि टू बी जो होता है वो आपकी मंथ टू मंथ जो रिपोर्ट की गई परचेज है वो दिखाता है। और टू बी की अहमियत ज्यादा है जीएसटी के अंदर, टू ए की अहमियत एनुअल कंप्लायंसेस में होती है, ध्यान देना। तो टू बी के आधार पे हम थ्री बी में आईटीसी क्लेम करते हैं, तो इस वजह से टू बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जीएसटीआर टू और थ्री के भी प्रोविजन गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ में रखे गए हैं, लेकिन ये शुरू से ही जब भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तब से ही ये रिटर्न हमारे सस्पेंडेड है। तो अभी तक इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, राइट। फ्यूचर में हो सकता है, जैसे जीएसटीआर टू का प्रोविजन रखा गया था परचेज को रिपोर्ट करना, और थ्री का प्रोविजन रखा गया था कि परचेज और सेल के बीच का जो आप डिफरेंसेस है उसको पे करना। सो ये परचेज और रिपोर्टिंग आपकी नहीं की गई है और ये सस्पेंडेड है, शुरू से अभी तक नहीं चल रहा। थ्री की जगह पर एक ऑल्टरनेटिव रिटर्न इन्होंने लॉन्च किया था, थ्री बी, जो आज दिन तक परमानेंट है, उसको कोई हटा नहीं पाया। तो थ्री बी एक टेम्पररी यूटिलिटी के रूप में लाया गया था, लेकिन वो अभी तक, अब तो वो स्थायी हो गया, अब तो क्या ही हटे, ठीक है। ये हमारे जो रेगुलर स्कीम में होते हैं व्यापारी, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने अभी अभी मेरे से सुनी। अब बात करते हैं क्यूआरएमपी टैक्स पेयर की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यूआरएमपी टैक्स पेयर। देखिए जो क्वार्टरली कंप्लायंसेस में होते हैं, यानी देखिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, आपको लगता है कि यार हर महीने मेरे को 2 रिटर्न भरने हैं, हर महीने की 11 तारीख को एक भरना है, फिर 20 तारीख को भरना है, तो मैं मेरा धंधा करूं कि खाली रिटर्न ही भरूं? और अगर मैं रिटर्न टाइम पे नहीं भरता हूं तो मुझे कई तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ती हैं, दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं, इंटरेस्ट लग जाता है, लेट फीस लग जाता है, तो आप परेशान हो गए हो रेगुलर फाइलिंग की वजह से। तो आपने देखा कि यार मेरा इतना काम ही नहीं है, मेरा इतना टर्नओवर ही नहीं है, और मेरे को हर महीने गवर्नमेंट दो दो बार मेरे से डेटा मंगवा रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने आपको ये फैसिलिटी दी कि भाई क्यूआरएमपी स्कीम आपको दी गई है कि 5 करोड़ से कम में है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले जाइए। तो आपको फिर मंथली बेसिस पे वन नहीं भरना है, क्वार्टरली बेसिस पे वन और थ्री भी भरना है, लेकिन पेमेंट जो आपका कैश लाइबिलिटी बन रहा है वो मंथली बेसिस पे ही करना है। उसके लिए आपको PMT-06 फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, चालान के माध्यम से। यानी देखिए हर महीने जो सेल कर रहे हो और उस सेल पे जो आपका टैक्स बन रहा है, और आपको लग रहा है कि हर महीने मेरा इतना कैश लाइबिलिटी बन रहा है, तो वो कैश लाइबिलिटी आपको मंथली बेसिस पे PMT-06 से पेमेंट करना है। रिटर्न भले ही आप क्वार्टरली बेसिस पे भर रहे हो,
टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट मंथली बेसिस पे करना है। तो ये 3 फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, जीएसटीआर 1 फॉर द क्वार्टरली, जीएसटीआर 3B फॉर द क्वार्टरली, पीएमटी 06 फॉर द मंथली टैक्स पेमेंट। चला नहीं है। एक और होता है आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को करनी होती है। अगर आप बी2बी में सप्लाई करते हैं, यानी रजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई करते हैं, तो आपको आईएफएफ फाइल करना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप टाइमली मंथली बेसिस पे होता है, तो किसी भी क्वार्टर के पहले 2 महीने में हम आईएफएफ फाइल करते हैं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में वो बी2बी इनवॉइसेस को अपलोड करके फाइल कर देते हैं, ताकि सामने वाले रेसिपिएंट को टाइमली इनपुट मिल सके। रेसिपिएंट को टाइमली इनपुट मिले, उसके लिए आईएफएफ का फाइल होना बहुत जरूरी होता है। आप क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हैं, आप वहाँ 3 महीने तक का इंतजार आप भी नहीं कर सकते ना, वो भी नहीं करेगा। वो क्यों 3 महीने का इंतजार करेगा? उसने आपसे, देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसने आपसे कोई बिल परचेज किया है अप्रैल में, अब वो ये इंतजार थोड़ी करेगा कि आप जुलाई 11 को अपना पहला जीएसटीआर 1 भरोगे, तब जाके उसके इनपुट में 2B में रिफ्लेक्ट करेगा वो बिल, और उसको जुलाई महीने में जाके वो 2B में आया तो 3B में वो क्लेम करेगा आईटीसी। तो आपको उस केस में अप्रैल के इनवॉइसेस को मई में आईएफएफ में अपलोड करना है, ताकि उसको मई में ही इनपुट मिल सके। मई के इनवॉइसेस को आपको जून में रिपोर्ट करना, ताकि वो जून में इनपुट ले सके, और जून के तो आप ऑलरेडी जुलाई में आप 1 भर ही रहे हो, तो वो जुलाई में उसकी इनपुट ले पाएगा। तो क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को मंथली कंप्लायंसेस में क्या-क्या करना है? पीएमटी 06 से टैक्स का पेमेंट करना है, और बी2बी सप्लाई कर रहा है तो बी2बी इनवॉइसेस को आईएफएफ में अपलोड करना है, रिपोर्ट करना है। ये मंथली एक्टिविटी है। और क्वार्टरली एक्टिविटी क्या है? जीएसटीआर 1 और 3B की फाइलिंग। ऑलराइट, सो ये बेसिकली क्यूआरएमपी की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा एनुअल कंप्लायंसेस भी करने पड़ते हैं भैया। अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, तो आपको जीएसटीआर 9 भरना है, मैंडेटरी है, एनुअल रिटर्न कहते हैं इसको। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, तो आपको जीएसटीआर 9C सेल्फ रिकॉन्सिलेशन आपको भरना भी मैंडेटरी है। तो ये 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए कंप्लायंसेस नहीं है, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कंप्लायंसेस है। 9 और 9C एक तरह से आप ये समझ लीजिए आपकी चेकिंग होगी। 9 से क्या है? हमारी हमने क्या रिपोर्ट किया जीएसटी पोर्टल पे डेटा, हमारी बुक्स में क्या हमारा चल रहा है डेटा, उसकी रिकॉन्सिलेशन यानी चेकिंग। तो जिसकी 9 या 9C की रिक्वायरमेंट है, वो तो भैया हरगिज इसको बिल्कुल आप हल्के में ना ले, कि आप जीएसटी की और अकाउंटिंग को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, कि रिपोर्ट कुछ और कर रहे हैं और बुक्स में कुछ और चल रहा है। ऐसा हरगिज ना करें, पकड़े जाओगे 9 और 9C में। तो एनुअल कंप्लायंसेस और रिकॉन्सिलेशन 9 9C, हालांकि एक लिमिट से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों पर एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं कुछ स्पेशल रिटर्न्स की बात करूं, तो जैसे जीएसटीआर 5 जो होता है, वो बेसिकली नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसने भारत में एनआरटीपी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया, उसको फाइल करना होता है अपनी सेल, वो इस फॉर्म के जरिए रिपोर्ट करता है। जीएसटीआर 6 जो होता है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, जो मल्टी ब्रांच बिजनेस में है और हेड ऑफिस और ब्रांच वाले कॉन्सेप्ट में है, और हेड ऑफिस की इनपुट को ब्रांच को ट्रांसफर करना है, तो आईएसडी के रूप में हेड ऑफिस को रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर आप आईएसडी के रूप में रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आपको जीएसटीआर 6 भरना है। अगर आप टीडीएस डिडक्टर हैं, यानी आपने सपोज आप एक गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को किए जाने वाले पेमेंट में से टीडीएस काटा है, तो आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना होता है टीडीएस डिडक्टर के केस में। अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, और आपने अगर अपने सेलर को, आपके प्लेटफॉर्म से जो लोग सेल कर रहे हैं, उनको आपने पेमेंट किया, उस पर टीसीएस कलेक्ट किया है, तो देखिए ये टीसीएस कलेक्टर को ये रिटर्न फाइल करना होता है, और ये टीडीएस डिडक्टर को रिटर्न फाइल करना होता है जीएसटी में। ये स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को भरने होते हैं। जीएसटीआर 10 की अगर मैं बात करूं, तो जीएसटीआर 10 होता है फाइनल रिटर्न, याद रखिएगा। यानी अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया है, तो अगले 90 दिनों के अंदर अंदर आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है, ध्यान देना। तो फाइनल रिटर्न होता है लाइफ टाइम में एक व्यापारी को एक ही बार भरना होता है, जब वो जीएसटी क्या होता है, बाहर होता है। और जीएसटीआर 11 जो होता है, वो होता है जो यूआईएन होल्डर होते हैं, जो भारत में जो विदेशी संस्थाएं हैं, फॉरेन एम्बेसीज वगैरह हो गए, फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए, यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, उन लोगों के लिए होता है फॉर द रिफंड पर्पज, कि उन्होंने मार्केट से जो भी सप्लाई रिसीव की, मान लो वो एसेट खरीदा उन्होंने मार्केट से, उस पे जो टैक्स चुकाया, तो रिफंड क्लेम करना, तो उनको फिर आपको ये रिटर्न के माध्यम से क्लेम करना होता है। तो दीज आर द स्पेशल कैटेगरीज जिसमें आप लोग ये रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं।
और टैक्स पेमेंट और रिफंड की मैं बात करूँ ना, तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पीएमटी 06 आपको क्यूआरएमपी स्कीम में है, आपको मंथली पेमेंट करना है तो उसके लिए होता है, रिफंड अप्लाई करना है तो आपको आरएफडी 01 के माध्यम से बेसिकली। आईटीसी फॉर्म्स भी होते हैं, मैं आपको आईटीसी फॉर्म्स के बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी यहाँ पर दे दूँ। जीएसटी आईटीसी का मतलब होता है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड फॉर्म्स, आईटीसी 01 बेसिकली जब आप कोई नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं और आपके पास ऑलरेडी जो स्टॉक पड़ा होता है और उस स्टॉक को आप टैक्स पे करके लेके आए हो, तो आपको फिर ये फॉर्म्स देना होता है, जहाँ पर आप आईटीसी का दावा करते हैं कि मैं नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और मेरे पास कोई स्टॉक है, मेरे पास कोई कैपिटल गुड्स है और मुझे उसकी आईटीसी चाहिए, तो इस फॉर्म के ज़रिए हमें ये आईटीसी क्लेम करनी होती है। अगर 2 लाख रुपए से ये सारे फॉर्म्स में अगर 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है, तो हमें सीए सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। आईटीसी 02 जो होता है बेसिकली जब आपकी बिज़नेस सेल होती है या किसी को आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने बिज़नेस को मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन के केस में आईटीसी ट्रांसफ़र के लिए जैसे कई बार क्या होता है पिताजी बिज़नेस कर रहे थे, उनके पैन नंबर से जीएसटी नंबर ले रखा था। अचानक से उनकी डेथ हो गई, अब बिज़नेस का ज़िम्मेदारी बेटे पे आ गया लेकिन जीएसटी के नियम अनुसार बेटे को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो पुराना जो पिताजी चला रहे थे वही बिज़नेस में सब एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र होने वाली है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ बिज़नेस। तो आईटीसी 02 में आपको आईटीसी ट्रांसफ़र जब आपको करनी है, तो फिर जो प्राप्त करता है बेसिकली जो रिसीवर है उसको आईटीसी 02 यहाँ पर फ़ाइल करना होता है। आईटीसी 03 जो होता है बेसिकली वो आईटीसी रिवर्सल का होता है। तो अगर आप कंपोज़िशन स्कीम ले रहे हैं रेगुलर से निकल कर तो आपको अपनी आईटीसी जो भी पड़ी हुई है बुक्स के अंदर उसको रिवर्स करना है। उसके लिए आपको आईटीसी 03 भरना होता है जो कि आपने जब ट्रांसफ़र अप्लाई किया होगा सीएमपी 02 उसके 180 दिन के अंदर-अंदर आपको अपना स्टॉक का विवरण देना होता है। तो आईटीसी रिवर्सल की होता है। एक और होता है आईटीसी 04 वो बेसिकली जॉब वर्कर को जब आप गुड्स सप्लाई करते हैं जैसे सॉरी भेजते हैं, जो प्रिंसिपल सप्लायर होता है, जॉब वर्कर को जब भी गुड्स भेज रहा है, तो वो फिर उसकी जानकारी वापस जॉब वर्कर से जो माल आ रहा है उसकी जानकारी आपको आईटीसी 04 में सबमिट करके देनी होती है, याद रखिएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, तो आपको ये हाफ ईयरली बेसिस पे करना है, यानी 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल, 2 बार आपको ये डिटेल देनी होती है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आपको ये सालाना बेसिस पे 25 अप्रैल से पहले-पहले ये आईटीसी 04 में वो विवरण देना होता है, जो माल आपने अपने जॉब वर्कर को भेजा और जो माल वापस जॉब वर्कर से आपको बेसिकली निकल कर आया। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आईटीसी से रिलेटेड है और इसके अलावा अगर हम बेसिकली नोटिसेस की बात करें, तो देखिए नोटिसेस में डीआरसी 01 जो होता है वो आपको डिपार्टमेंट इश्यू करता है, तो जब भी टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपने या तो कोई टैक्स पे नहीं किया या आपने कोई टैक्स कम पे किया या आपने कोई गलत तरीके से रिफंड ले लिया, आपने गलत तरीके से आईटीसी ले ली, तो डिपार्टमेंट आपको ये फॉर्म इश्यू करता है बेसिकली और उसमें ये जानकारी होती है कि आपको इतना टैक्स देना बनता है। हम अपनी तरफ से जब वो टैक्स का पेमेंट करने जाते हैं, तो हम डीआरसी 03 में उसका पेमेंट करने जाते हैं, याद रखिएगा। और कई बार ये भी होता है कि हम अपना एक्सप्लेनेशन भी सबमिट कर सकते हैं डीआरसी 06 के अंदर। आपने जो भी एक्सप्लेनेशन सबमिट किया, तो उसका वापस से रिप्लाई डीआरसी 07 में आपको बेसिकली आता है। तो डीआरसी जो फॉर्म होता है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यू होते हैं, डिमांड रेज़ की जाती है और आपका उसका पेमेंट डीआरसी 03 इज़ द वेरी पॉपुलर बेसिकली व क्योंकि जब आप अपनी तरफ से कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने जा रहे हैं, तो डीआरसी 03 में हम चालान बना के उसका बेसिकली पेमेंट करते हैं। सो अच्छा ई-वे बिल के भी फॉर्म्स होते हैं, ईडब्ल्यूबी 01, 02 ई-वे बिल से संबंधित भी फॉर्म्स होते हैं। आईआरएन फॉर्म्स भी होते हैं जो आजकल ई-इनवॉइसिंग वगैरह से रिलेटेड जो फॉर्म्स होते हैं, तो बहुत सारे फॉर्म्स आपको जीएसटी में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो इन प्रैक्टिस और जो मोस्ट यूजेबल फॉर्म्स हैं, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उन पे मैं बातें कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान में रखना है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, 9, पीएमटी 06, आरएफडी 01, डीआरसी 03, ई-वे बिल के फॉर्म्स, ये सारे मोस्ट कॉमन हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने को होते हैं बेसिकली। सो ये थे मेरे कुछ जीएसटी फॉर्म से रिलेटेड डिस्कशन जो मैंने आपको इस वीडियो में की है। आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, नई जानकारी भी मिली होगी। हो सकता है आप काफ़ी सारी जानकारी पहले से रखते हैं और कई बार क्या होता है देखिए हमें हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इवन मुझे खुद को भी मिलता है। तो ऐसे केस में अगर आपको इस वीडियो से 5 या 10% भी नई जानकारी मिली तो डेफ़िनेटली आपका ये 1 घंटा तो सफल हो गया।
कि आपने कुछ नया सीखा। सो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे दोनों चैनल कॉमर्स हब उदयपुर और नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल आपको कंप्लायंसेस के कोर्सेज़ के लिए कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंटिंग, पीएफ, ईएसआई, पेरोल कंप्लायंसेस या किसी भी तरीके की फाइनेंस, अकाउंटिंग या टैक्सेशन से रिलेटेड कंप्लायंसेस आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए, तब भी हमारी एक्सपर्ट टीम आपको उसमें हेल्प करेगी। सो आप ट्रेनिंग से के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, कंसल्टेंसी के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर आप जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमेशा नॉलेज को अपना बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, मैं हूँ अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। थैंक यू सो मच।